हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने चैप्टर को काफ़ी थ्योरी पोर्शन डिटेल में स्टडी कर लिया है। कुछ हमने क्वेश्चंस हम मोल कंसेप्ट्स के भी किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मोल कंसेप्ट की और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम कितने क्वेश्चन और कहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। आपको एनसीईआरटी सेशंस चाहिए या फिर जेईई नीट के प्रिपरेशन के लिए आपको फर्दर सेशन चाहिए। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर को, जो कि आगे फर्दर हमें यूज़ आता है। इस प्रोपोर्शन को हमें काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है। तो देखिए, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन के अंदर जो चल रही रिएक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला काम है ये जानना कि सॉल्यूशन है क्या। तो जो सब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं कंप्लीटली, तो जो हमारे पास क्या बनता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बना है, अब सॉल्यूशन की कंपोजिशन को जानना, उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, किस अमाउंट में रिएक्शन हुई है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने सॉल्यूशन से सबसे पहले हमने मैटर को ही क्लासिफाई करके मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस से सॉल्यूशन तक हम पहुंचे थे। और हमने ये भी जाना था क्वालिटेटिवली, राइट, आप लोगों ने क्वालिटेटिवली जाना था कि किस प्रकार कोई भी चीज़ कंप्लीटली डिजोल्व होती है तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ग्लास में चीनी डिजोल्व कर रहे हैं तो वो चीनी थ्रू आउट द ग्लास आपके पास सेम मीठापन जो है शो कर रही होगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन आर होमोजीनियस इन नेचर। वेराज अगर आपने किसी भी वेसल के अंदर, आपने किसी भी ग्लास के अंदर आपने अगर मिट्टी को ऐड किया है तो दैट मिट्टी डजंट डिजोल्व, कंपोजिशन सेम नॉट ऑल ओवर द सिस्टम। वो जो सिस्टम होगी उसके अंदर सारी की सारी मिट्टी एक समान रूप से क्या होगी? डिजोल्व नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स ऊपर ऊपर से तो जो होगी क्या होगी? मिट्टी डिजोल्व होती रहेगी, पर कुछ टाइम के बाद वो आपके बॉटम ऑफ द फ्लास्क में या जो भी आप चीज़ ले रहे हो उसके नीचे बैठने लग जाएगी। तो दैट इज़ नथिंग बट उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है सारे सॉल्यूशन में वो एक जैसी नहीं है। सो दीज आर हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब हमें जानना है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं हमने क्या किया, स्पून किसी भी चीज़ के अंदर से उठाई, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कप में या किसी ग्लास में आपने क्या किया है? नींबू पानी बनाया है। तो उस नींबू पानी की आपने 1 चम्मच उठाई और इस 1 चम्मच में अगर मैं पूछ रही हूँ कि इसमें कितना ग्राम, इतनी छोटी सी चम्मच में कितने ग्राम शुगर है, तो हमने किसी एक छोटे पोर्शन को उठा के उसमें अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन या अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो उस चीज़ में हमें ये जो प्रोसेस है काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कितने अमाउंट के सॉल्यूट को हमने किस अमाउंट के सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है। दैट इज़ नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को अगर आप पढ़ रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन निकालने की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता हो कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं क्या। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये अपने आप से ही अपने मीनिंग को, इनके नाम से इनका मीनिंग जस्टिफाई हो रहा है कि डाइल्यूट होना, डाइल्यूट मतलब कम, कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो आप चीज़ डाल रहे हो, जो बाहर से ऐड कर रहे हो, जो कि आप सोल्यूट को जो कि आप थोड़े अमाउंट में ऐड कर रहे हो और आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आपकी, जैसे मान लीजिए पानी की टंकी है, अगर आप उस पानी की टंकी में जाके 1 चम्मच चीनी डाल दोगे तो वो जो एक चम्मच चीनी है वो इज़ लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो इतने बड़े हमारे पास सॉल्वेंट में थोड़े से सॉल्यूट जो कि ना के बराबर है, तो इट्स जस्ट लाइक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम सॉल्ट को भी ऐड कर दिया जाए, ये तो बहुत ज़्यादा है। आप 1 मिलीग्राम सॉल्ट को ऐड कर दीजिए तो वो बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। आके हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जब आपने बहुत कंसनट्रेटेड कर दिया, फॉर एग्जांपल आप 10 चम्मच चीनी किसी एक ही गिलास में डिजोल्व कराए जा रहे हो और उसको हीटअप करे जा रहे हो, डिजोल्व करा रहे हो, हीटअप कर रहे हो, डिजोल्व कराए जा रहे हो, तो इससे जो हमारे पास अमाउंट होगी सॉल्यूट की इज़ मोर देन द सॉल्वेंट।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सोलवेंट, कि जो नीचे हम पानी लेके चले हैं वो कम है और जो ऊपर से चीनी ऐड हुई जा रही है वो बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूशन बहुत कंसनट्रेटेड हो गया है। अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन, हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस कंसंट्रेशन को मेज़र करने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो है मास परसेंटेज की फॉर्म में, मोलैरिटी की फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में, या मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। तो चलिए वन बाय वन हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन अगर गिवन है, को ज़रूरी नहीं हर बार सॉल्यूशन ही होता है, कई बार कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स को भी आपस में एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, राइट। आपने कभी सुना होगा कि हम किसी भी मेटल को एज सच प्योर रिच फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। आप कोई भी कॉपर और एल्यूमिनियम को मिक्स करके यूज़ कर रहे हो, ब्रास और समथिंग कॉपर को यूज़ करके एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, तो उनके लिए आप किस कंपोजिशन में किस एलिमेंट को मिक्स कर रहे हो, तो वो उसके लिए भी जो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट कंसंट्रेशन मेथड्स का अलग अलग हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट उनकी एप्लीकेशन होने पे यूजेस भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। अब इस मास परसेंटेज को ही हम डिपेंडिंग अपॉन कि हमें चीज़ें गिवन क्या हैं उसके टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। जो मास परसेंटेज है वो 3 तरीके से निकाली जाती है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दैट मीन्स किसी सॉलिड चीज़ को किसी सॉलिड मास में डिज़ोल्व किया, मिक्स किया जाता है, तो होती है मास बाय मास परसेंटेज। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, दैट मीन्स किसी मास को किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब किसी लिक्विड को किसी लिक्विड में ही डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। तो मास परसेंटेज कुछ नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनके टर्म्स अलग अलग हैं, निकालने का तरीका इज सेम। तो जो हम सिंपली मास परसेंटेज कंसीडर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास में कैसे हमारा फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। तो देखिए मास परसेंटेज क्या है, नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है, परसेंटेज निकालनी है यानी मल्टीप्लाई बाय 100 तो होगा ही। क्या मास निकालना है, मिक्सचर का टोटल मास होना चाहिए और जिस कंपोनेंट की आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो ऊपर होना चाहिए। ये कुछ इसी तरीके से है कि आपने 500 में से नंबर लेने हैं, आपके 450 आए, तो कितने परसेंट आपने अपने इस सेशन में मार्क्स स्कोर किए हैं, दैट इज़ योर मास परसेंटेज। ये किसी भी एलिमेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन जैसा ही है मास परसेंटेज भी, कि किसी टोटल हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन में से वो एलिमेंट उसका कितने परसेंट उसका मास उसमें प्रेजेंट है, टोटल 100 में से कितना उसका कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम कंपोजिशन परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, वो कितने मास में प्रेजेंट है टोटल मास में से, वो होती है उसकी मास परसेंटेज। अगर बात आती मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट और यहाँ पे आ जाता मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन और ऊपर क्या आ जाता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। तो ये थी हमारी मास परसेंटेज। अब देखिए चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कुछ क्लैरिटी आए। क्या बोला है कि एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, वॉज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, जो कि आपको आगे पता चलेगा, पर मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। क्लोरोफॉर्म इज सपोज टू बी कार्सियोजेनिक इन नेचर, हमें पता है ये कार्सियोजेनिक होता है नेचर में। अब हमें इसका लेवल ऑफ कंटामिनेशन दिया है 15 ppm बाय मास, हमें इसका क्या निकालना है, मास परसेंटेज। एक बात आप याद रखेंगे कि ppm और ppb आर द स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, कि जब हमारे पास अब यहाँ कॉन्टेमिनेशन की बात आई थी, यानी कि कॉन्टेमिनेशन मतलब वो चीज़ पॉल्यूटेड हो गई है, तो बहुत कम स्केल में आप उनको निकालते हैं, माइक्रोग्राम मिलीग्राम्स के टर्म्स में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल होएगी।
इतनी थोड़ी क्वांटिटी भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो आप सोच के देखिए, जब वो लार्ज और एक्सेस क्वांटिटी में हो जाएगी तो वो किस अमाउंट तक हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जब जहाँ पे पीपीबी आ जाता है, दैट इज़ नथिंग बट द पार्ट्स पर मिलियन। पीपीबी इज़ पार्ट्स पर बिलियन। अगर पार्ट्स पर मिलियन है, दैट इज़ 10⁻⁻⁶। पार्ट्स पर बिलियन है तो 10⁻⁻8। इस 10⁻⁻8 का मतलब क्या है, यानी 1/10⁸। अगर 10⁸ टोटल है, उसका एक हिस्सा, अगर 10⁸ टोटल है, उसका एक हिस्सा हमारे पास कॉन्टेमिनेटेड हुआ। इसका मतलब इतना है कि अगर कोई भी हमारे पास इम्प्योरिटी पीपीबी में दी हुई है तो टोटल में से उसका सिर्फ एक हिस्सा, 10⁶ में से उसका सिर्फ एक हिस्सा, ये कहलाता है पीपीएम और पीपीपी। अब हमें मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, CHCl3 की, जो कि हमारे पास किस परसेंटेज में कॉन्टेमिनेटेड है, 15 ppm में। अब देखिए, मास परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी उस कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए 15 ppm जो है हमारे पास, वो मास परसेंटेज उसका निकालना है। तो मैंने आपको अब ये भी बताया कि ppm का मतलब होता है कि 1/10⁶। 10⁶ टोटल में से 1%, मतलब एक पार्ट उसका कॉन्टेमिनेटेड है। और यहाँ पे कितना है, 15। ये कुछ इस तरीके से है, 15 × 1/10⁶, कि 10⁶ तो टोटल है, उसमें से सिर्फ 15 पार्ट उसका कॉन्टेमिनेटेड हुआ। अगर यानी कि यूँ मान लीजिए कि आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया, उसमें से आपने सिर्फ 15 आए, तो ये 10⁶ है नीचे, और उसमें से सिर्फ 15th पार्ट उसका कॉन्टेमिनेटेड हुआ। तो जस्ट लाइक दैट 15/10⁶ इंटू 100, 15 क्लोरोफॉर्म कंपोनेंट था, टोटल सॉल्यूशन 10⁶ है, इंटू 100 है। तो 6 पावर से ये 2 पावर कट जाएंगे, कितनी बची, 10⁴। 15/10⁴। अब क्या होगा, 15 डिवाइड बाय मैंने 10 रखा, इंटू 10⁻³ कर दी। ऐसे पावर को स्प्लिट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 और ऊपर पावर 1 4 हो जाती ना। अब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 1.5, और पावर को ऊपर ले गए तो 10⁻³ परसेंटेज। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 15 × 10⁻⁴ परसेंटेज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आगे है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है निकालने का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, दैट इज जीटा। इस जीटा इस सिंबल को बोलते हैं जिससे हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। हमारे पास मोल फ्रैक्शन किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स का अगर हम ऐड करेंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर मेरे पास, पहले आप समझिए कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मान लीजिए आपने सोल्यूट लिया कोई ए और सॉल्वेंट लिया पी। अगर उस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ए हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बी हैं, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मुझे निकालना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले जिसका निकालना है उसके मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन का नाम ही है मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल्स आपस में फ्रैक्शन में आएंगे। तो आपको यूज़ की जो भी 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, पर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब का सम, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 होगा। जो आप ये रेशियो भी निकालेंगे ना, दैट इज काई ए, जो कि सोल्यूट का है। अगर काई बी निकालेंगे तो वो सोलवेंट का हो जाएगा। तो जितने भी कंपोनेंट हो, चाहे काई सी भी होता, काई डी भी होता, तो सबका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ये बोलता है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट 4-5 सोल्यूट हैं और उनको सोलवेंट में डिजोल्व किया हुआ है, तो हर एक सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है हमारे पास, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिकुलर वेट, और ये मास जो ऊपर होता है वो गिवन मास होता है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसी भी एक चीज़ के हैं, उसी तरीके से हम सोलवेंट के भी निकाल सकते हैं।
अगर वो मोल फ्रैक्शन काई ए की बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है ए के निकालने हैं तो ऊपर मोल्स किसके आएंगे, ए के, डिवाइड बाय टोटल, मतलब Na प्लस NB। ऐसे ही आप देखिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सोलवेंट का, दैट मीन्स काई बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो काई ए निकाल लीजिए या आप या काई बी निकाल लीजिए, काई सी निकाल लीजिए, जितने भी कंपोनेंट के लिए आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ये सब क्या होंगे, यूनिटलेस होंगे। क्योंकि आप देखिए, आप न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, नीचे भी आप इनको कितना भी ऐड कर लीजिए आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सिर्फ एक डिजिट, और डिजिट्स की यूनिट क्या आएगी, मोल इनवर्स, ऊपर भी मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, तो हैंस जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है इज यूनिटलेस क्वांटिटी। आगे देखिए, मोलैरिटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो भी हमारे पास लैब्स में जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मोलैरिटी दी होती है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड, वो सॉल्यूशन किस अमाउंट, किस एक्सेस तक वो प्योर है, और उसमें कितना कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करके उसको प्योरीफाई फॉर्म में लाया गया है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जो लैब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे देखिए, ये इसको शो किया जाता है कैपिटल M से, जैसे कि मोल फ्रैक्शन को जीटा काई से डिनोट किया जा रहा था, उसी तरीके से इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट भी कैपिटल M होती है, यानी आप जो भी निकालेंगे 0.128, 0.131, 1.121, उसके पीछे आप M लगा देंगे, कैपिटल M। आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसकी यूनिट क्या है, यूनिट लेस है, आप कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। मोलैरिटी में आप नंबर तो लिखेंगे, उसके पीछे आप कैपिटल M लगाएंगे। आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है कि आपने कितने सोल्यूट के मोल्स को सॉल्यूशन हमारे पास जो 1 लीटर है उसके अंदर डिसॉल्व किया है, दैट इज़ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारे पास ये है कि सोल्यूट को कितने मोल्स को आपने हमारे पास जो सॉल्यूशन की 1 लीटर वॉल्यूम है उसके अंदर डिसॉल्व कराया है, वो हमारे पास मोलैरिटी है। अब हमारे पास पता है हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। ये जो गिवन वेट होगा ये हमारे पास सोल्यूट का होगा, ये जो मोलिकुलर वेट है ये भी सोल्यूट का होगा, और हमारे पास वॉल्यूम क्या होगी, ये हमारे पास लीटर में होगी सॉल्यूशन की, किसकी, सॉल्यूशन की। और अगर हमारे पास ये लीटर में है तो कुछ मत कीजिए, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए। ये क्यों किया है, लीटर में चाहिए था, ml में कन्वर्ट करना है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में वो ml में क्या देता है, वॉल्यूम देता है। अब आप देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर aqueous solution, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस। अब आपको क्या क्या चीज़ें मिली, सबसे पहले लिख लीजिए उनको। आपको मास निकालना है सोडियम एसीटेट का, कितना मास, देखिए मोलर मास गिवन है तो यहाँ किस मास की बात हो रही है, गिवन मास की, WB की, तो हमें W निकालना है। मोलर मास दिया है 82.0245 ग्राम पर मोल, आप यूनिट से भी पता लगा सकते हैं कि ये मोलर मास है। वॉल्यूम हमारे पास 500 ml दी हुई है, 0.375 मोलर, M क्या दिया हुआ है, ये मोलैरिटी दी हुई है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, W बाय दिस, राइट। अब आपके पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, दिस, W बाय दिस, और अगर डिवाइड बाय वॉल्यूम था, जो डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 1/500 ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इन
ml, लीटर में थी तो उसको हमारे पास ml में थी, उसको लीटर में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हमने क्या किया, ml में था, अगर जैसे ही हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड में आएगा, वो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1000 इफ वॉल्यूम इज इन ml। तो 0.375 इक्वल टू W डिवाइड बाय, ये हमारे पास मोलर मास था, इंटू 2, हमने इसको कट कर दिया, 2 आ गया। अब यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से W आ गया। ये वो वेट है जो इथाइल सोडियम एसीटेट का, जिसको हमने 500 ml में डिज़ोल्व किया तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन आई थी। तो कितना मास लेना था हमें वो, तो देखिए कितना यूज़फुल मेथड है। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ की अगर मोलैरिटी गिवन है, उसका कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि लिक्विड, कितने लिक्विड के अंदर कितना सोडियम एसीटेट डला होगा। आप पता लगा सकते हो कि 1 गिलास पानी में कितनी चीनी डली होगी अगर आपको उसकी मोलैरिटी पता है तो। अब देखिए जो ये मोलैरिटी होती है ना, इसका एक नुकसान भी है कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली चीज़ टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगी, मोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी। तो हैंस मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। आगे देखिए मोलालिटी, मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन कितना लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिवाइड बाय कितना वेट है सोलवेंट का, वो भी ग्राम्स में। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वेट है किसका, वो भी सोलवेंट का, वो भी किलोग्राम्स में। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, सेम आपके पास वही ppm बाय मास दिया हुआ है। तो अगर आपको उसकी मोलालिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास सैंपल टोटल 100 था, 100 सैंपल में कितना ppm हमारे पास बाय मास प्रेजेंट है, CHCl3 15 ppm में। तो मास परसेंटेज कैसे निकाली थी हमने, पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी, 1.5 इंटू 10 की पावर -3। तो इतना हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए किसके, सोल्यूट के। और हमारे पास बोला है सोलवेंट का मास, सोलवेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म ही तो है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लिया 119.5। देखिए CHCl3 का, वैसे आपको ये गिवन भी होगा पर आप निकाल भी सकते हैं। अब हमने तो ये ग्राम्स पर मोल में निकाला था, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया हमने। कैसे किया, ग्राम से किलोग्राम में करना तो था डिवाइड, पर ये डिवाइड नीचे जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई में ही डायरेक्ट लिख लिया। तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई, ठीक है। आगे देखिए एक और मोलैलिटी का क्वेश्चन है कि इतना ग्राम इथेनोइक एसिड को इतना ग्राम बेंजीन जो कि सोलवेंट है उसमें डिसॉल्व कर दिया गया। तो इतना ग्राम है गिवन वेट, इथेनोइक एसिड का मास 46, 2.5 डिवाइड बाय 46 क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि क्या है, इथेनोइक एसिड। सोलवेंट का मास कितना है, 75 ग्राम, ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, डिवाइड ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलालिटी, जो कि इसकी यूनिट क्या लगाएंगे, m। अब देखिए ये जो है हमारे पास, इसमें W इंक्लूड होता है, वेट इंक्लूड होता है, वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होती। आप देख रहे हैं ना, वॉल्यूम है ही नहीं, मास ही मास है, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज। तो मोलालिटी को हम प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम होता है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। आगे देखिए हमारे पास है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी एक तरीके की हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। ये क्या बोलती है नॉर्मेलिटी, जैसे हमारे पास सोल्यूट के हम नंबर ऑफ मोल्स लेते थे, यहाँ सोल्यूट की ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे,
और नीचे क्या रहेगा, सेम वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। दोबारा से रिकैप कीजिए, मोलारिटी में आप क्या लेते थे, हाँ यहाँ पे लेते थे नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप मोलालिटी लेते हो तो आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट लेते हो, किसका, सोलवेंट का। अगर आप नॉर्मेलिटी ले रहे हो तो आप सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे, और अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ले लोगे। इसको डिनोट करते हैं n से, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओ मोलैरिटी की क्या थी, मोल्स पर लीटर। मोलालिटी की क्या थी, मोल्स पर किलोग्राम। राइट अब आगे देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट हमें चाहिए है सोल्यूट के, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे कैसे, जो भी मास होगा सोल्यूट का, है ना, जैसे कि वाटर का क्या होता है 18, CH4 का क्या होता है 16, ऐसे मास निकालेंगे जो भी आपको सोल्यूट दिया होगा, डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास हमारे पास क्या होता है, ये जो मास है ना, इसको आप लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, वेट जो कि गिवन है, जो कि गिवन मास होगा वो लिया जाएगा। जैसे 48 ग्राम आपको सोल्यूट दिया, 58 ग्राम आपको सोल्यूट दिया, ये वो ग्राम है। और इक्विवेलेंट मास आपको कैसे निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का काम है ये। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन मास होगा उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर डिपेंड करेगा चीज़ क्या दी हुई है, एसिड दी हुई है तो उसकी बेसिसिटी ली जाएगी, और बेस लिया है तो उसकी एसिडिटी ली जाएगी। तो आप चेक कीजिए, H2SO4 एक एसिड है, तो इसके अंदर कितने OH हमारे पास रिप्लेसेबल हैं, 2, तो N की वैल्यू 2। बेस के अंदर कितने H पॉजिटिव रिप्लेसेबल है, मतलब चेक करना पड़ेगा कितने OH माइनस हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा BaOH होल ट्वाइस, तो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस, तो ये 2OH माइनस होने के कारण N की वैल्यू 2 है। कोई साल्ट दिया हुआ है तो आयंस को काउंट कर लीजिए, तो हमारे पास N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस आयन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर आ गया तो मोलर मास आ गया, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। उसको आप गिवन वेट से डिवाइड करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। उसको आप यहाँ पुट कीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है, उसको आपने प्रिपेयर किया बाय डिजोल्विंग इतना ग्राम इन इतने ml ऑफ सॉल्यूशन। ये गिवन वेट है उसका, और हमें मोलिकुलर मास ऑक्सैलिक एसिड का निकालना है। ये वॉल्यूम गिवन है इन ml। तो अब हमें क्या करना है, मोलर मास उसका गिवन है 126 ग्राम्स पर मोल ऑक्सैलिक एसिड का। अब मुझे फॉर्मूले में क्या पता होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमें निकालने हैं बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें चाहिए है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मोलर मास है उसको उसकी बेसिसिटी, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड के कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं यहाँ से, 2H, N की वैल्यू 2 है, तो 120 कुछ मत कीजिए, सबसे पहले मोलर मास लीजिए, एसिड है या बेस है उससे आप डिवाइड कीजिए, तो कितने H निकल सकते हैं, 2, तो 126/2 63 आया। अब इस 63 का हम क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंट मास आया है, तो गिवन वेट से इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आया 0.01। उस 0.031 ही क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट यानी ऑक्सैलिक एसिड के। उसको न्यूमरेटर में रखिए, नीचे वॉल्यूम रखिए जो कि ml में थी, जिसके कारण हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। बाय सॉल्विंग इट हमें मिल गई 0.04 उसकी नॉर्मेलिटी। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं
कि अगर आपको कोई दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, किसी एक की मोलैरिटी गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, दूसरे की निकालनी है, तो आप M1V1 इक्वल टू M2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2 वाले टर्म से निकाल सकते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि मोलैरिटी से मोलैलिटी को बेस्ट माना जाता है। क्यों? मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप वॉल्यूम घटाओगे, हमारे पास टेम्परेचर घटाओगे, वॉल्यूम घटती जाएगी। मोलैलिटी जो है उसको बेटर क्यों माना? क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वो मास पे डिपेंड करती है और मास टाइम के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो सकता। नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वो भी टेम्परेचर पे चेंज हो जाएगी। इस कारण हमने नॉर्मेलिटी और जो मोलैरिटी है उनको बेस्ट नहीं कंसिडर किया, मोलैलिटी को बेस्ट माना है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर यहाँ अच्छे से क्लियरिफाई हुआ होगा। अभी जो चैप्टर की थ्योरी है यहाँ कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या इनमें से कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।